माँ, रामलाल चाचा आए हैं, सुरभि ने दरवाजे से ही आवाज देते हुए कहा। फिर उसने बैठक में ही टंगा रैकेट उठाया और बाहर खेलने भाग गई। उफ़ो, बोर करने आ गए साहब। अखिलेश झट कुर्सी खींचकर बैठ गया और कोर्स की किताब में मुंह छुपा लिया। उनकी बातें सुनने से अच्छा उसे पढ़ाई करना लगता था। यूं तो वो किसी के कहने सुनने से शायद ही कभी पढ़ने बैठता था। मेरे पति भी अभी दफ्तर से लौटे नहीं थे। हालांकि मैं भी ब्रेड रोल का मसाला तैयार करने में व्यस्त थी, पर रसोई घर तक आने में उन्हें कोई संकोच थोड़े ही होता। अतः काम छोड़कर चुपचाप सिंक में हाथ धोने लगी। अभी हाथ पोंछ ही रही थी कि जनाब सीधे चौके तक आ पहुंचे। सारा तामझाम देखकर मसालों की चटकदार खुशबू नथुनों में भरते हुए बोले, वाह वाह, लगता है आज ब्रेड रोल बनेंगे। हाँ, बच्चों को भूख लग रही है इसलिए बना रही हूँ। ठीक है, बच्चों के साथ हम भी खा लेंगे। उनमें और हमें कोई फर्क है क्या? वो इस तरह ठहाका लगाकर हंसे मानो अभी अभी चुटकुला सुनाया हो। मैंने हार कर कढ़ाई चढ़ाई और ब्रेड रोल तलने लगी। तब तक वे अखिलेश के कमरे में जा चुके थे। अच्छा, तो साहबजादे पढ़ाई कर रहे हैं। कीजिए कीजिए, हम बिल्कुल बाधा नहीं डालेंगे। कहते हुए वे बाहर निकल आए और जोर जोर से कोई लोकगीत की धुन दोहराने लगे। अखिलेश का उनकी बातों से बचने का ये आजमाया हुआ सफल नुस्खा था। इस बार भी वो कामयाब रहा। मैंने ब्रेड रोल की प्लेट उन्हें पकड़ाई और उनकी बातें सुनने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया। अपने गांव, खेत खलियान, पगडंडियां, वही घिसा पिटा रिकॉर्ड। अखिलेश तो सुन सुन कर तंग आ चुका था। इतनी याद आती है अपने गांव की, तो यहाँ क्यों नौकरी कर रहे हैं? जाते क्यों नहीं अपने गांव? वो अक्सर खींच कर कहता। मजबूरियां थी बेटे, खेत घर कुछ रहा नहीं, सो यहाँ आ गए। आगे बढ़ने की लगन थी, दिमाग भी ठीक ठाक था, सो छात्रवृत्ति के बल पर इंजीनियर बन गए। दिमाग अच्छा था ये बताना पड़ रहा है। अखिलेश जब तब उनका मजाक उड़ाता। उनकी बातें अकेले सुनते हुए मुझे अखिलेश की टिप्पणियां याद करके बेहद हंसी आ रही थी। और वे शायद अपने पिता की मृत्यु का 10 बार सुनाया हुआ प्रसंग फिर सुना रहे थे। उन्हें मेरी बेवक्त की हंसी बेहद खली। मुझे इस बात का ध्यान आया तो मैंने फौरन होंठ सिकोड़ लिए। भाभी जी, भैया तो आए नहीं। मैं सोच रहा था उनके साथ बैठकर चाय पियेंगे। उन्होंने चाय पान की भूमिका बांधी, अतः मैं चुपचाप जाकर चाय चढ़ा आई। 1 डेढ़ घंटा दिमाग चाट कर जब वे गए, सिर बुरी तरह चकरा रहा था। अखिलेश के कमरे में जाकर देखा था, हथेली पर होंठ टिकाए बैठा था। माँ, रामलाल चाचा के घर आने का एक फायदा तो है, वो दार्शनिक मुद्रा बनाकर बोला। मेरा एक कठिन पाठ आज पूरा हो गया। मेरा दिमाग उनकी बातों से इतना बोझिल हो चुका था कि उसकी इस बात पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की भी क्षमता मुझ में नहीं बची थी। जब पति विवेक घर आए तो मेरे क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा। कैसे कैसे लोगों के साथ दोस्ती कर रखी है आपने? पूरी कॉलोनी में जिसे कोई पूछता तक नहीं था, यहाँ आए दिन मुंह उठाए चला आता है। रामलाल आया था क्या? वे कुछ अपराधी स्वर में बोले। और नहीं तो क्या, 1.5 घंटे से बैठे थे। ये नहीं कि आप घर पर नहीं हैं तो चलते बने। चाय नाश्ता जब हुआ तब गए। कुछ दिनों की बात है, उसके बीवी बच्चे आ जाएंगे तो अपने आप आना जाना कम हो जाएगा। अकेला आदमी है, कर भी लिया चाय नाश्ता तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। इन्होंने लापरवाही से कहा। खुद झेलते तो पता चलता। मैंने बड़बड़ाते हुए गैस चालू की।
चाचा चले गए। सुरभि ने बाहर से आते ही पूछा। मैं तो घबरा ही गई थी कि मेरे घर लौटने तक टलते भी हैं या नहीं। सचमुच बड़े बोर हैं। 11 साल की सुरभि के शब्दकोश में जब से ये शब्द आया था, वो जब तब इसका प्रयोग करती। रामलाल जी वाकई शब्द के साथ न्याय भी करते थे। 4 से 6 दिनों में एक चक्कर तो जरूर लगता था उनका। भोपाल से स्थानांतरित होकर नए नए आए थे, तब अखिलेश और सुरभि भी उनके पास बैठ जाते, लेकिन जल्द ही उनकी घिसी पिटी बातों से ऊब गए। उनका परिवार अभी भोपाल में ही था और शैक्षणिक सत्र पूरा होने पर ही वे लोग आने वाले थे। तब तक ये महाशय हमारे ही जिम्मे थे। मेरी पड़ोसी मधुलिका का भी जवाब नहीं। जब भी आएगी बड़ी मासूमियत से पूछेगी, क्या सुजाता आज रामलाल जी नहीं आए? जैसे कि रोज आते हों। फिर कहेगी, आप भी खूब हैं, न जाने कैसे सह लेती हैं ऐसे वैसे लोगों को। निपट देहाती लगते हैं और विवेक साहब को भैया कहते हैं। सुनकर ही हमें तो बड़ा अटपटा लगता है। एक रोज रामलाल जी आए। आते ही उन्होंने फिर चाय पान की भूमिका बांधी। भाभी जी, ठंड बहुत है। हाँ, सो तो है। मैंने उनकी बात सुनकर शुष्क स्वर में कहा, जरा एक कप चाय पिलाइए। मैंने लाचारी दिखाते हुए कहा, भाई साहब, दूध तो खत्म हो चुका है। अरे, वो आनन फानन रसोई तक पहुंच गए। दूध तो है भाभी जी, लगता है आपको ध्यान नहीं रहा, लेकिन आज मैं भी जिद पर अड़ी थी। दूध तो है, पर अभी बच्चों ने नहीं पिया। बच्चों ने नहीं पिया, तब तो हम चाय नहीं पियेंगे। बच्चों को दूध पिलाना पहले जरूरी है। हमें ही लीजिए, बचपन में तो खूब दूध पिया, बाद में कुछ रहा नहीं। वे अपनी ड्रॉ में बहने लगे। भाई साहब, मुझे काम से बाहर जाना है। मैंने ताला हाथ में उठाते हुए कहा, अच्छी बात। उनका मुंह उतर आया और वो चल पड़े। इस घटना के बाद मैंने उनके प्रति अपना यही रुख बनाए रखा। किसी नापसंद व्यक्ति के साथ जब हम पहली बार दुर्व्यवहार करते हैं, हमारा अंतर्मन हमें कचोटता है, पर बाद में वही दुर्व्यवहार हमारी आदत बन जाता है। जो व्यक्ति अब तक मजाक उड़ाने लायक लगता था, वो अब घृणा का पात्र बन गया। उनका हाथ बांध कर खड़े होना, पान की पीक से हरदम सने हुए दांत, तेल चुपड़े बाल, उनकी हर बात ही मुझे काट खाने को दौड़ती। वे भी देर से ही सही, पर मेरी बेरुखी ताड़ गए। अब उनका घर पर आना काफी कम हो गया। विवेक जब घर पर होते तभी वे आते और मुझसे नाश्ते के अलावा कोई बात न करते। मैंने राहत की सांस ली। वक्त बेवक्त का चाय नाश्ता सब कुछ बंद हो गया था। अब उस रोज घंटी बजने पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने रामलाल जी को खड़ा पाया। पसीने से तर उनकी काया देखकर मुझे सदा की भांति नफरत हो गई। विवेक घर पर नहीं है कहते हुए मैं दरवाजा बंद करने को हुई। उन्होंने इशारे से मुझे रोकना चाहा। मैंने मन ही मन उन्हें कोसते हुए पूरा दरवाजा खोल दिया। भाभी जी, बच्चे कहाँ हैं? स्कूल गए हैं? और कहाँ जाएंगे इस वक्त? मैंने लापरवाही से कहा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। भैया दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। सुनते ही मुझे गश आ गया। वे संभाल कर मुझे अंदर ले आए। भाभी जी, आप घबराइए नहीं, उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है, उन्होंने कहा, पर मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसे समय तो लोग झूठ भी बोलते हैं, मौत की खबर तक छिपा जाते हैं। लड़खड़ाते कदमों से मैं किसी तरह अस्पताल जाने के लिए निकली। रामलाल जी ने ही ताला लगाया। मुझे तो किसी चीज का होश ही नहीं था। एक बच्चा दौड़ता हुआ भैया के स्कूटर के सामने आ गया। उसे वे बचाने लगे तो स्कूटर का संतुलन बिगड़ गया तो खुद ही गिर पड़े।
स्कूटर भी उन्हीं पर गिरा, उठ भी नहीं पा रहे थे। रामलाल जी स्कूटर से मुझे ले जाते हुए सारी घटना सुना रहे थे। मेरी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ता जा रहा था। हृदय में हड़कंप मचा था और सांसों में बवंडर। 10 से 15 मिनट से भैया वैसे ही पड़े रहे थे, पर एक भी भले आदमी की इंसानियत नहीं जागी। वो तो गनीमत थी कि उसी वक्त मैं वहां से गुजरा। मुझे उनके शब्द भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहे थे। बार बार दिल यही मना रहा था कि वे ठीक हों। भाभी जी, आप भैया के सामने खुद को संभाले रहिएगा। आप तो जानती हैं कि वे अस्पताल के नाम से ही घबरा उठते हैं। उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, पर दूर से ही विवेक को बिस्तर पर पड़े देखा तो रुलाई फूट पड़ी। आप इनकी पत्नी हैं? डॉक्टर पूछ रहा था। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है और अंदरूनी चोट नहीं है। डॉक्टर के शब्द मुझे तसल्ली बख्श लग रहे थे। मन में अब तक उठती हुई भयानक आशंकाओं पर विराम लग गया। डॉक्टर ने रामलाल जी को दवाओं की पर्ची दे दी। सुजाता, इनकी आंखें खुली। मैं यही हूँ आपके पास। मैंने इनके कंधे को हौले से दबाया। ये कराह उठे। सुजाता, बहुत तकलीफ हो रही है, सब ठीक हो जाएगा, आप घबराइए मत, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा और भागी भागी नर्स के पास गई। उसने इन्हें दर्द से राहत दिलाने के लिए इंजेक्शन लगाया। थोड़ी ही देर में इनकी आंख लग गई। भाभी जी, ये दवाएं ले आता हूँ। रामलाल जी न जाने कब आए थे। ये कुछ फल वगैरह भी रखे हैं। जब डॉक्टर कहें भैया को दे दीजिएगा, वे कह रहे थे। रामलाल जी के जाने के बाद मुझे बच्चों का ख्याल आया। हड़बड़ाहट में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अब तक तो दोनों घर आ चुके होंगे। ताला देखकर कहाँ जाएंगे, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। फिर अचानक ख्याल आया कि पड़ोस की मधुलिका के यहाँ फोन करके उसे बच्चों के बारे में बताया जा सकता है। मैंने फोन करके मधुलिका को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। ओह, ये तो बड़े अफसोस की बात है। भाई साहब दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वैसे कोई ज्यादा चोट तो नहीं लगी। पैर में फ्रैक्चर हो गया है। बुरा हुआ, वो बोली। हमारी ओर से कोई मदद वगैरह तो नहीं चाहिए। वो नहीं शब्द पर जोर देती हुई बोली। उसका लहजा सुनकर मुझे रोना आने लगा। जरा बच्चों को देखना था। वे आ जाएं तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि उससे कैसे कहूँ कि आज रात बच्चों को अपने घर रख ले। आप फिक्र मत कीजिए, वो बेरुखी से बोली। बच्चे आ जाएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी कि आप लोग नैरोजाबाद के अस्पताल में हैं, कहकर उसने फोन रख दिया। मैं बोझिल कदमों से इनके बिस्तर तक आई। यूं बच्चे बिल्कुल छोटे तो नहीं थे, पर अपनों की दुर्घटना की खबर तो अच्छे अच्छों के पैरों तले जमीन खिसका देती है। फिर ये तो अनुभवहीन बच्चे हैं। मधुलिका जैसी रोज घर आने वाली अंतरंग सहेली का ये व्यवहार है तो बाकियों से क्या उम्मीद की जाए। तभी विचारों की धुंध छट गई। सामने रामलाल जी खड़े थे। भाभी जी, आपके घर की चाबी मैं अखिलेश को स्कूल में ही दे आया हूँ। उसे सब कुछ समझा दिया है कि वो सुरभि को इस बारे में अभी कुछ न बताए। वो मेरे ही साथ आना चाहता था, पर मैंने उसे बताया कि इस वक्त उसका सबसे बड़ा काम सुरभि को बहलाए रखना है। रामलाल जी कह रहे थे। मुझे याद आ रही थी अखिलेश की टिप्पणियां, उसका रामलाल जी का मजाक उड़ाना, उनके चलने बोलने की नकल उतारना, सुरभि का उन्हें टालकर बाहर खिसक जाना आदि। भाई साहब, आपने तो मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। मैं बच्चों के ही विषय में सोच रही थी। मैंने कृतज्ञ स्वर में कहा तो वे बोले। मुझे भी खासकर सुरभि की ही बड़ी चिंता थी।
अब अखिलेश सब संभाल लेगा। अब आप घर जाकर आराम कर लीजिए। रात भर भैया के पास मैं रह लूंगा। मैं खाना बनाकर आपके घर रख आया हूँ। मुझे एक एक करके वे सारी घटनाएं याद हो आई जब कदम कदम पर मैंने उनका अपमान किया था। खासकर वो घटना जब उनके द्वारा चाय की फरमाइश किए जाने पर मैंने दूध न होने का बहाना बनाया था। पश्चाताप से मेरा हृदय फट जाना चाहता था। मुझे मौन देखकर वे सांत्वना भरे स्वर में बोले, धीरज रखिए भाभी जी, शुक्र है कि भैया सही सलामत है। घर आने पर देखा सुरभि ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया है। अखिलेश से पता चला कि मधुलिका अपना फर्ज पूरा कर गई है। उसने सुरभि को दुर्घटना की खबर सुना दी थी। मैंने सुरभि को समझा बुझा कर संभाल लिया। अखिलेश खाना खाकर अस्पताल चला गया। अगले दिन कॉलोनी में इस दुर्घटना की खबर फैल गई थी। मैं थर्मस में चाय नाश्ता लेकर अस्पताल जाने के लिए तैयार खड़ी थी कि घर में भीड़ लग गई। मैंने वो अनदेखी घटना सबको बता दी। ओह बुरा हुआ, लोग देखकर नहीं चलते क्या? ट्रैफिक के नियम तो यहाँ कोई जानता ही नहीं। बच्चों को अपने साथ रखना चाहिए, ना कि खुला छोड़ना चाहिए। समय का कोई भरोसा नहीं। चर्चा अपने पूरे रंग पर थी। एक विषय से दूसरा विषय निकलता जा रहा था। अस्पताल जाने की जल्दी थी, पर कोई उठने का नाम भी तो ले। तभी रामलाल जी ने आकर मुझे इस विषम परिस्थिति से उबार लिया। भाभी जी चलिए, आप तैयार हैं ना? वे आते ही बोल पड़े, जी चलिए। थैला संभालते हुए मैं उठ खड़ी हुई। रामलाल जी तो कर ही रहे हैं आपके लिए, फिर भी हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। भीड़ में से कोई आवाज आई, हाँ हाँ जरूर बताइएगा। 2 से 4 दबी दबी सी आवाजें आई। रामलाल जी मुझे और सुरभि को स्कूटर पर बिठाकर अस्पताल ले गए। शाम को कई परिचित पड़ोसी मित्र इन्हें देखने आए। किसी चीज की जरूरत तो नहीं। चलते समय हर कोई औपचारिकता जरूर निभाता और सोचती, कोई ये क्यों नहीं कहता निसंकोच होकर हमें काम बताएं। किसी चीज की आवश्यकता हो तो अवश्य बताएं। मगर सबकी नहीं ने हमारे मुंह पर ताला डाल दिया। रामलाल जी को तो कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वे चुस्ती से, मुस्तैदी से और खुद अपनी समझ से हमारी मदद कर रहे थे, जैसे सचमुच इनके छोटे भाई हों। अखिलेश के लाख कहने पर भी उन्होंने उसे एक भी दिन अस्पताल में नहीं रुकने दिया। वे कहते, इसकी परीक्षा है, बेकार पढ़ाई का नुकसान होगा। एक रोज जब हमेशा की तरह वे इनके लिए फल वगैरह ले आए, तब मैंने उनसे फलों के पैसों के बारे में पूछा। सुनते ही वे बिगड़ गए। भाभी जी, मैंने तो आप लोगों को कभी पराया नहीं समझा। आप इस तरह की बात कहकर मेरी भावना को चोट न पहुंचाएं। उनकी इस बात से खुद अपनी ही कही एक बात मुझे कचोटने लगी। बड़ा चाचा बना फिरता है बच्चों का। इतनी बार हमारे यहाँ खाता है, पर ये नहीं कि बच्चों के लिए ही कुछ लेता आए। आज वे जो कुछ हमारे लिए, बच्चों के लिए कर रहे थे, क्या किसी नजदीकी रिश्तेदार से कम था? आज के जमाने में तो रिश्तेदार तक मुंह फेर लेते हैं। रामलाल जी के जाने के बाद ये भाव विभोर होकर बोले, कितना करता है हमारे लिए, ये नहीं होता तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। उस रोज तो शायद मैं अस्पताल भी नहीं पहुंच पाता। मेरे पास तो रामलाल जी के विषय में बात करने के लिए शब्द ही नहीं थे। मैंने उन्हें क्या समझा था और क्या निकले वे। मुझे इस व्यक्ति से इस कदर नफरत हो गई थी कि अक्सर ही इनसे पूछती, आपकी कैसे इस निपट गंवार से दोस्ती हो गई, क्योंकि मैं इसे पहचानता हूँ ना अच्छी तरह।
इसके मन में ना तो किसी के लिए ईर्ष्या है और न बदले की भावना। यूँ कहिए ना कि उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है। इसी कारण तो पिछले वर्ष तरक्की नहीं ले पाए। प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं है ये बात नहीं है, पर लक्ष्य को गलत ढंग से प्राप्त करने की कामना नहीं है ये कहते। आजकल ईमानदारी का ढोल पीटने से कुछ होता है भला? ये क्या जाने कि वरिष्ठों को कैसे प्रभावित किया जाता है। देहाती जो ठहरे सुजाता, मैं भी मध्यम वर्ग से आया हूँ। इतना जरूर जानता हूँ कि इंसानी जीवन मूल्य झूठी सफलताओं से बढ़कर है। इनकी बात कितनी सही थी, इस बात का मुझे आज पता चला। इनकी हालत सुधरती जा रही थी। आखिर वो दिन भी आया जब इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। रामलाल जी टैक्सी ले आए और हम सब इन्हें लेकर घर आ गए। घर आते वक्त मुझे लग रहा था जैसे मैं एक लंबा सफर करके आई हूँ। इस अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सीखने समझने का मौका दिया। सच कहा है कि इंसान की सही पहचान मुसीबत के समय होती है। अभी डॉक्टर ने इन्हें 15 दिन पूर्ण आराम करने की सलाह दी थी, अतः ये पूरे आराम के साथ घर में बिस्तर पर पड़े रहते थे। उस रोज रामलाल जी दफ्तर से सीधे घर आ गए। कैसे हैं भैया अब? उन्होंने हमेशा की तरह ठेठ ग्रामीण लहजे में पूछा। ठीक है, आइए। मैंने उनका भरपूर स्वागत किया। सुरभि बाहर खेलने जा रही थी। अरे रामलाल चाचा आए हैं, मैं थोड़ी देर बाद खेलने जाऊंगी, वो बोली। अखिलेश कुछ पढ़ रहा था, वो भी बैठक में आ गया। रामलाल जी अपने पुराने फॉर्म में लौट आए। वही पुरानी घटनाएं, खेत खलिहान, जमीन, घर, गांव की बातें। पर आज उनका श्रोतावर्ग अपेक्षाकृत बड़ा था और बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। इतने संघर्षों को कैसे पार किया होगा इन्होंने अकेले ही, कैसे हर मोर्चे पर खुद ही डटे होंगे। इनके चाचाओं ने इनके पिता की मृत्यु के बाद सारी जायदाद हड़प ली तो सड़क पर ही आ खड़े हुए थे बेचारे। उस सड़क से वापस घर तक जाने में कितना फासला तय करना पड़ा होगा। मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव जाग उठा। उनके सारे अनुभवों को मैं आज बिल्कुल नई दृष्टि से देख रही थी। इतनी तकलीफें अकेले उठाई, इसीलिए वे सारी घटनाएं उन्हें हमेशा के लिए याद हो गई। बहुत दिनों से रुका हुआ पानी जिस तरह निकलने का मार्ग पाते ही पूरे वेग से बह निकलता है, उसी तरह उनकी सारी व्यथा इनसे मिलकर और अपनत्व पाकर शब्द रूप में बह निकली। क्या इनके अनुभव हम सब के लिए अनमोल था? पता नहीं चाचा, आपने बेहद बहादुरी से अपने जीवन की ये लड़ाई खुद लड़ी। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आपने अपनी शिक्षा भी पूरी की। मैं तो अभी भी डांट डपट के बगैर पढ़ लिख नहीं पाता हूँ। अखिलेश पूरे उत्साह व गंभीरता से कह रहा था। हालात सब कुछ सिखा देते हैं बेटे। ये अर्थपूर्ण दृष्टि से मुझे देख रहे थे। वातावरण कुछ बोझिल हो गया था। हमारी चुप्पी से वे समझे कि हम लोग उनकी बातों से बोर हो रहे हैं, अतः उठने का उपक्रम करने लगे कि हठात मेरे मुंह से निकल पड़ा। अभी बैठिए ना भाई साहब, मैं आपके लिए एक गिलास मलाईदार चाय बनाकर लाती हूँ। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।